करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब अभ्यास के बल पर तो एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। फिर तो आप मूर्ख नहीं हो, सही है ना भाई। YouTube पे हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप मूर्ख थोड़ी ना है, आप तो होशियार आदमी हैं। और हमारा वीडियो देखते तक आपको केवल यही मान के चलना है। क्या मान के चलना है? कि हमारा जन्म जो हुआ है वो पढ़ाने के लिए हुआ है और आपका जन्म जो है वो पढ़ने के लिए हुआ है। समझे कि नहीं? तो अभी फिलहाल विद्यार्थी जीवन में हमको विद्या अर्जन करना है। जब तक विद्यार्थी जीवन में है या जीवन के अंतिम छोर तक हमको विद्या ग्रहण करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है, तभी ना हमारी उन्नति होगी। मैं कालेश्वर प्रसाद यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केपी इंस्टीट्यूशन में। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है कक्षा 6वीं के गणित का पाठ 2 और पाठ का नाम है पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है संवरक नियम, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम। तो समझते हैं पहला नंबर का टॉपिक संवरक नियम। संवरक नियम क्या होता है? देखिए, यदि किसी पूर्ण संख्या में किसी अन्य पूर्ण संख्या को जोड़ने पर यदि पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए तो हम उसे कहेंगे योग का संवरक नियम। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो पूर्ण संख्याएं हैं। कौन कौन सी दो पूर्ण संख्याएं हैं? एक संख्या है 2 और एक संख्या है 4। अब हम 3-4 संक्रियाएं करेंगे। 2 में 4 को जोड़ेंगे, एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ने पर क्या आता है? 6 आता है। यह भी एक पूर्ण संख्या है। मतलब किसी पूर्ण संख्या में किसी अन्य पूर्ण संख्या को जोड़ने पर यदि पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो तो इसी को तो हम कहते हैं योग का संवरक नियम। क्या? योग का संवरक नियम। ठीक है, इसे अपन कहेंगे योग का संवरक नियम। ऐसा अब मान लीजिए यहां दूसरे संक्रिया पे हम देखते हैं 2 में हम 4 को घटाए तो क्या पूर्ण संख्या प्राप्त हुई? एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को घटाने पर क्या सभी कंडीशन पे पूर्ण संख्या प्राप्त होती है? नहीं प्राप्त होती है। यहां तो ऋण 2 आएगा ना, और ऋण 2 पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब यह संवरक नियम का पालन नहीं करता। अब देखिए तीसरे सिचुएशन में 2 का गुना हम 4 के साथ कर रहे हैं, मतलब 2 पूर्ण संख्याओं का हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर यदि पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, मतलब 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त, 2 और 4 का गुणा करेंगे, क्षमा करिएगा, 4 दूनी 8 प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो देखिए, क्या सभी जगह ऐसा होता है कि एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो? ऐसा होता है। मतलब इसे हम कहेंगे गुणा का संवरक नियम। क्या कहेंगे? गुणा का संवरक नियम। ठीक है, ऐसा। और चौथे कंडीशन में 2 का भाग एक पूर्ण संख्या का भाग हम दूसरी पूर्ण संख्या के साथ करेंगे तो यहां उत्तर क्या आएगा? 1/2 आएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब किसी एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से भाग देने पर सभी कंडीशन में पूर्ण संख्या की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए यह भी संवरक नियम का पालन नहीं करता। तो केवल 2 सिचुएशन ऐसे हैं जो संवरक नियम का पालन करते हैं। एक तो है योग का कंडीशन और दूसरा है गुणा का कंडीशन। मतलब एक पूर्ण संख्या में दूसरे पूर्ण संख्या का योग किया जाए तो हमें एक पूर्ण संख्या की ही प्राप्ति होती है। इसे हम योग का संवरक नियम कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? और यदि किसी एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का गुणा किया जाए तो भी हमें एक पूर्ण संख्या की ही प्राप्ति होती है। इसे हम गुणा का संवरक नियम कहते हैं। अब हम जानते हैं साहचर्य नियम के बारे में। तो देखिए, साहचर्य नियम को समझने के लिए इन संक्रिया को पहले समझना पड़ेगा। तो कैसे संक्रिया को समझना पड़ेगा गुड्डू? देखो, ध्यान से देखिएगा ना। हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, इधर भी 1 2 3 है और ये प्लस रूप में है, ये भी प्लस रूप में है। ठीक है, तो हम पहले क्या किए? पहले 1 और 2 को जोड़ दिए ब्रैकेट के अंदर में, उसके बाद हम 3 को जोड़े। तो 1 और 2 को जोड़ने पर आ गया 3 धन 3, तो 3 और 3 को जोड़ने पर कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो देखिए बराबर है कि नहीं? इधर भी संक्रिया को हम पूरी कर लेते हैं। इधर देखिए, यहाँ पर हम क्या किए थे? 1 और 2 को पहले जोड़े, फिर उसमें 3 को जोड़े। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 और 3 को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद उसमें हम 1 को जोड़ेंगे। ठीक है ना?
तो 2 और 3 को जोड़े तो कितना आया 5 धन 1, और 5 धन 1 बराबर क्या आएगा 6। तो दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये योग के लिए यह साहचर्य नियम का पालन करता है। समझ गए गुड्डू? ध्यान से देखिएगा, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद देखिएगा। अब देखिए तीसरा कंडीशन, अब हम रीढ़ के लिए चेक करते हैं कि साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं करता है करके, ठीक है ना। तो साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं करता देख लीजिए। वैसी संक्रिया हम फिर दोहराते हैं, 3 संख्या ले लिए, 3, 2 और 1, यहाँ भी 3, 2 और 1 है, लेकिन हम पहले में क्या कर रहे हैं, 3 में से 2 को पहले घटा रहे हैं, उसके बाद फिर जो उत्तर आएगा उसमें 1 को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको पहले कर रहे हैं, किसको, 2 में से 1 पहले घटाएंगे, उसके बाद जो उत्तर आएगा उसको 3 में से घटाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, 3 में से 2 घटाने पर उत्तर आया 1, रीढ़ का रीढ़ 1 बराबर देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ रीढ़ 1 में से 1 घट गया तो आ गया 0, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, 2 में से पहले 1 को घटाएंगे, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाता है 1, और यहाँ 3 है, बीच में ऋण का चिन्ह है, 3 में से 1 को घटाने पर आता है उत्तर 2। तो क्या 0 जो है 2 के बराबर है? कैसे बराबर है भाई? नहीं ना है बराबर, तो हम बराबर छोड़ लिखे, बराबर नहीं है, मतलब ये साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। ऋण जो है वो साहचर्य नियम का पालन नहीं करता, संख्याओं के संदर्भ में जो घटाव है वो साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। अब तीसरा कंडीशन देखिए, क्या गुणा साहचर्य नियम का पालन करता है? तो देख लेते हैं संख्याओं का गुणा साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं करता। यहाँ हम 3 संख्याएं लिए हुए हैं दोनों साइड में, ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों का गुणा करेंगे, लेकिन पहले 1 और 2 का गुणा करेंगे, उसके बाद उसमें 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले बाद की 2 संख्याओं का गुणा करके पहले वाले संख्या के साथ गुणा करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है उत्तर, 2 1 कम 2 गुना 3, ठीक है, 2 तिया 6, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ 2 तिया पहले कर लेते हैं 6 गुना 1, 6 1 कम 6, ये आ गया बराबर गुड्डू, मतलब गुणा के सापेक्ष भी साहचर्य नियम का पालन करता है। इसी को कहते हैं साहचर्य नियम। आज के बाद कोई प्रकार की समस्या थोड़ी ना होगी साहचर्य नियम समझने में, नहीं ना होगी। अब भाग के लिए भी जैसे ऋण के लिए यहाँ लागू नहीं होता साहचर्य नियम, वैसे भाग के लिए भी नहीं होता, ठीक है। केवल 2 चीजों के लिए होता है, एक तो योग के लिए होता है और एक गुणा के लिए होता है साहचर्य नियम का पालन, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम को समझने के लिए आपको एक चीज मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? मान लीजिए कि आपके बगल में एक छोकरिया बैठी हुई है और वो छोकरिया हमको एक जोर से थप्पड़ पिलाती, ठीक है ना। उसके बाद हम उसको एक जोर का थप्पड़ मारते हैं, ठीक है, तो बराबर हो गया ना, एक उनको पड़ा एक हमको पड़ा। अब मान लीजिए हम क्रम को बदल देते हैं। कैसे क्रम को बदल देते हैं? पहले कंडीशन में क्या हुआ, तो हमको पहले पीटी थी, उसके बाद हमने उनको पीटा। अब के कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपके बगल में जो बैठी है नोनी, उसको हम एक झापड़ खींच के लगाएंगे, उसके बाद वो हमको एक झापड़ खींच के लगाएगी। तो ये भी वही बात हो गई ना, बराबर हो गया ना। तो चाहे हम क्रम को कैसे भी रखें, दोनों कंडीशन में वैल्यू तो वही ना है, एक थप्पड़ उनको मिला एक थप्पड़ हमको मिला, बस यही चीज होता है क्रम विनिमय नियम में। या फिर एक चीज और हम बता दें, मान लो हम सीधा हैं तब भी कालेश्वर है, अगर हमको उलट दीजिएगा सर नीचे पांव ऊपर तब भी कालेश्वर, तो क्रम को उलटने पर उसका मान नहीं ना बदलता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, क्रम विनिमय नियम। तो संख्याओं के साथ भी हम वैसा ही करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए गुड्डू, 3 में से 4 को हम जोड़े तो कितना आया दी, 3 धन 4 बराबर 7। और यहाँ देखिए 4 में से, अब संख्या को हमने उलट दिया, 3 में से 4 को जोड़े थे, अब 4 में से 3 को जोड़ेंगे, तो 4 में से अब 3 को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 7 आएगा। तो दोनों कंडीशन में बराबर आया ना, मतलब संख्याओं को उलट के जोड़ने पर भी उत्तर जो है उतना ही आता है। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब घटाव के लिए देखते हैं, 3 में से 4 घटाएंगे तो देखिए क्या होता है, घटेगा तो बड़ा संख्या 4 है, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, लेकिन चिन्ह हम बड़े कर लेते हैं तो 4 के सामने में ऋण है तो यहाँ ऋण 1 आया। अब यहाँ देखिए
4 में से 3 गया तो 4 में से 3 गया तो 1, और 4 जो है धनात्मक है भाई, इसके सामने कुछ नहीं मतलब धन है ना, तो धन 1 आया। तो यहाँ ऋण 1 यहाँ धन 1, तो दोनों बराबर है का? नहीं ना है, तो बराबर नहीं है। मतलब जो घटाव है, जो व्यवकलन है, सब्ट्रैक्शन है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, अब तीसरे कंडीशन में देख लीजिए, गुणा के लिए 3 गुना 4 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 3 चौके हो गया 12। वैसे हम संख्या को उलट दे रहे हैं, 3 गुना 4 था, अब हम 4 गुना 3 कर देंगे तो 4 तिया यहाँ भी 12 होगा। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन में बराबर है ना, मतलब संख्याओं को उल्टा करके उलट के भी गुणा करने पर उत्तर उतना ही आएगा बस। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि गुणा जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, अब चौथा कंडीशन देख लीजिए, 3 भागित 4, तो 3 भागित 4 मतलब 3/4 ना जी, और यहाँ 4 भागित 3 मतलब 4/3। यहाँ हम संख्या को उलट दिए हैं, देखिए 3/4 है, 4/3 है, 3 में से 4 को भाग देना है और 4 में से 3 को यहाँ भाग दे रहे हैं। ये 3 क्या है जी? भाज्य है, और 4 क्या है? भाजक है। यहाँ 4 भाज्य है और 3 भाजक है। ठीक है ना, तो 3/4 का उत्तर कितना आता है? कभी फुर्सत से करिएगा तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा जी? कि 3/4 का मान 0.75 आता है, और 4/3 का मान कितना आता है? कितना आता है जी? 1.33, ऐसा करके इसका 12 अपन कह सकते हैं। ठीक है, इतना आता है। तो दोनों संख्याएं अलग अलग है ना, दोनों बराबर है का? नहीं है, तो बराबर नहीं है, मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि भाग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब आज के बाद आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी क्रम विनिमय नियम में, ये हमारा दावा है। हमारा अगला टॉपिक है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध। तो देखिए यहाँ सूत्र में लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो भाज्य का जो मान है वो भाजक और भागफल के गुणनफल तथा शेषफल के योगफल, इन दोनों के गुणनफल में शेषफल को योग करने पर हमें भाज्य की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई एक संख्या ले लेते हैं 21/5 ऐसे, तो ये है हमारा भाजक, ये है हमारा ये है हमारा भाज्य और ये है हमारा भाजक। ठीक है, तो 21 जो भाज्य है उसको हम यहाँ लिखते हैं, और 5 जो भाजक है उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं 21 से अधिक ना हो, तो 5 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 5 से कम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, तो 5 चौके 20 हो गया। अब 20 को इस 21 में घटाना पड़ेगा, तो 21 ऋण 20 बराबर, अब 21 में 20 को घटाएंगे तो 1 में 0 घटा तो 1, 2 में 2 घटा तो 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 ये जो है ये भाजक का कार्य कर रहा है, यह भाजक है, और ये 4 बचा ये है भागफल। ठीक, ये एक जो है यही शेषफल है, और ये जो 21 था ये हमारा था भाज्य। ठीक, अब हम सूत्र में रखकर उसे प्रूफ करने का प्रयास करते हैं, उसे संतुष्ट या संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो लिखा हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। तो भाज्य के स्थान पर हम भाज्य का मान रखेंगे 21 बराबर भाजक के जगह पे भाजक का मान रख देंगे। भाजक था हमारा 5 गुना भागफल, तो भागफल के स्थान पर हम भागफल जो 4 है उसको रख देंगे, धन शेषफल, तो शेषफल के स्थान पर रख देते हैं 1। तो देखते हैं दोनों पक्ष समान है कि नहीं है, दोनों पक्ष संतुलित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 21 हो गया LHS, इसको हम LHS कहते हैं, इसको हम RHS कहते हैं। अब ये LHS क्यों कहलाता है और ये RHS क्यों कहलाता है? सिंपल सा चीज है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब डेढ़ी वाला हाथ ना, और RHS मतलब राइट हैंड साइड, जौनी वाला हाथ मतलब दाहिना पक्ष। ये हमारा हो गया बायां पक्ष और ये हमारा हो गया दायां पक्ष। तो आप बुक को ऐसे देखते हैं, बुक के मुंह करेंगे तो आपका दायां पक्ष ये वाला भाग होगा और आपका बायां पक्ष वाला भाग होगा। इसलिए इस वाले पक्ष को बराबर के इस वाले पक्ष को हम LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, बायां पक्ष, और इस वाले पक्ष को हम RHS मतलब राइट हैंड साइड दायां पक्ष बोलते हैं, मतलब डेरी फाक और जौनी फाक। ठीक है, तो 21 बराबर 5 चौक 20
धन 1, तो 20 और 1 हो गया 21 बराबर 21। दोनों साइड बराबर है, मतलब LHS और RHS बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर संतुलित कर रहा है, मतलब यह सूत्र प्रूफ हो गया। ठीक है। एक शब्द है योज्य तत्समक अवयव। आइए समझते हैं कि ये योज्य तत्समक अवयव क्या है। ठीक है। तो किसी भी शून्य में या किसी भी संख्या में शून्य को हम जोड़ते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में, मान लीजिए एक पूर्ण संख्या लेते हैं 7 और 7 में हम शून्य को जोड़ते हैं तो उस 7 जो पूर्ण संख्या है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। वैसे ही यदि हम 7 में शून्य को घटाएं तब भी उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ इस संदर्भ में कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर उसके मान में, उस पूर्ण संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह क्वालिटी जो है, यही क्वालिटी कारण हम शून्य को योज्य तत्समक अवयव कहते हैं। मतलब योज्य तत्समक अवयव हम किसको कहेंगे? शून्य को कहेंगे। ठीक है। क्योंकि उसमें किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब वैसे आगे देखिए, शून्य के साथ यदि किसी संख्या का हम गुणा करें तो मान जो है शून्य आता है, और शून्य के साथ यदि किसी संख्या का हम भाग करें, मतलब शून्य जो है भाज्य के रूप में काम करनी चाहिए। शून्य भाज्य हो तब के कंडीशन में कोई और संख्या, चाहे जो भी संख्या हो, वो भाजक का काम करे। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि मान जो है शून्य आता है। लेकिन इसी चीज को हम यदि विपरीत कर दें, जैसे कि 7 डिवाइडेड बाई 0, तो इसका मान इनफाइनाइट या अपरिभाषित आता है। अपरिभाषित। अब ये अपरिभाषित क्यों होता है, ये इसके संदर्भ में एक और वीडियो बनाऊंगा। आप बेसिक मैथ्स में देख सकते हैं, बेसिक मैथ्स पार्ट में इसके संदर्भ में एक वीडियो बना करके मैं डालूंगा। ठीक है ना। तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि कोई भी संख्या से हम 0 को भाग देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट या अपरिभाषित क्यों होता है। ठीक है। धन्यवाद।